नए भारत में नई क्रांति की बात करें। 2014 में भारत को इस गुजराती गैंग और नाजी गैंग ने अपना गुलाम बना लिया था और 2025 तक उनके जो जुमले चलते रहे, इवेंट चलते रहे, प्रायोजितवाद चलता रहा, झूठ का साम्राज्य चलता रहा और अनेक प्रकार के नाटक नौटंकी भी होते रहे। ये बहुरूपीय बनकर इन्होंने देश की जनता को छड़ा। अब इसमें भी कोई शंका नहीं है। हर आतंक का अंत होता ही है, हर अहंकार का अंत होता ही है। सूर्य का अपना क्रम चलता है, सूर्य उदित भी होता है और अस्ताचल में भी जाता है, किंतु अब तो हमारे भारत का भाग्य सूर्य है ना, हमारे यहाँ पर दस्तक दे रहा। और वह दस्तक बिहार से शुरू हुई है, बिहार से शुरू हुई है दस्तक, और अब ये पूरी देश में क्रांति फैल गई और नए भारत के निर्माण का एक सपना भी साकार हो गया, उसका भी रोड मैप तैयार हो गया। जो ये अहंकारी नाजी गुजराती गैंग थी ना, इसका भी अंत हो गया, अंतिम संस्कार का समय आ गया। और जो सांप्रदायिकता के आधार पर संविधान की हत्या करने वाले और कानून की हत्या करने वाले, देश को तबाह करने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले, झूठ का साम्राज्य करने वाले और शातिर आतंक का तिमिर फैलाने वाले सारे काले सूर्यों का छिन्न भिन्न हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब उनका तिमिर नहीं चलेगा। आइए, मैं जो भूमिका मैंने बनाई है ना, वो गुजराती सरकार गैंग से है। बिहार में बिहार चुनाव 2025 हुआ, पहले चरण का मतदान पूरा हो गया और उस मतदान में भी स्पष्ट हो गया कि अब यहाँ पर इस नाजी गुजराती सरकार के कुकृत्यों को जनता अमान्य कर रही है। यह जन क्रांति आ गई है। ऐसी जन क्रांति आई है कि जिसकी परिकल्पना तक इस गुजराती गैंग को नहीं थी। यह हमारे राष्ट्र के, संविधान के, सुव्यवस्था के, कानून के, न्याय विधा के, तिरंगे के, सनातन धर्म के अस्तित्व के हत्यारे, संविधान के हत्यारे जो सरकारी वर्दी में थे ना, अब उनका भी अंतिम संस्कार होना तय हो गया। मैं ये बातें गलत नहीं कह रहा हूँ। जो मैं ये भूमिका दे रहा हूँ ना, इस भूमिका पीछे भी एक बहुत बड़ा तर्क। अब आप जाने, हम तर्क वितर्क को कुतर्क में विश्वास नहीं करते, हम तो जो घटित घटना हो रही है ना उसमें विश्वास करते। आइए, अब बिहार चुनाव 2025 का प्रथम चरण पूरा हुआ, भारी मतदान हुआ। अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है, उसमें भी भारी मतदान होगा, रिकॉर्ड टूटेगा और जो ये नाजी गैंग ने अपना जो तिमिर फैलाना चाहा था ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ नई क्रांति का सूर्य उदित हो चुका है, नई क्रांति की मशाल जल चुकी है, नव क्रांति दीप प्रज्वलित हो चुका है और नए भारत का सपना साकार हो रहा। आज यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य भी लगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो तो ऐसा होना ही था। बिहार चुनाव के प्रथम चरण में ये नाजी गुजराती गैंग को अपनी पराजय सामने नजर आ गई ना, तो उसके जो हमारे जो पीएम है, जो कौन से गुरु हैं, क्या है, विश्व गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, विकास गुरु हैं, और भी न जाने कौन से गुरु के, झूठ बोलने के गुरु हैं, जुमले के गुरु हैं। अब ये उनका भी गुरु टूट गया, उनका भी अहंकार समाप्त हो गया। आज वे औरंगाबाद में थे, औरंगाबाद में उनका जो विचलितपन है, उनके अहंकार के पतन का हमें संकेत मिल गया।
भारत के प्रधानमंत्री को कितना वाणी संयम रखना चाहिए, उसके वाणी में, उसके उद्बोधन में क्या क्या होना चाहिए, इसकी सारी सीमाएं नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी। और झूठ परोसा, इतना झूठ परोसा, इतना झूठ परोसा जनता के बीच में कि जनता ने ही आलोचना शुरू कर दी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अरे यदि एनडीए की सरकार नहीं बनी तो बिहार में अन्याय हो जाएगा, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ पर खून की नदियाँ बहेगी, दुनाली पिस्तौल ये राज आ जाएगा। अरे वाह भाई, आपको अभी से ही सब लगा। अरे आपके बताओ कि बिहार में खून की नदियाँ कब बही, जरा ये तो बता दो। बिहार तो क्रांति वाला प्रदेश रहा, लोक क्रांति का केंद्र रहा, और बिहार की जो जनता है ना वो अपने आप में बहुत समझदार है, वो कुछ बोलती नहीं है, करके दिखा देती है। और लोग चुनाव 2025 में के पहले चरण में उसने क्रांति का आगाज कर दिया, क्रांति का संकेत दे दिया। अब 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, उसमें भी संकेत दे देगी और पूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति आ जाएगी, और उसका आगाज हो गया। ये मोदी जी ने जब औरंगाबाद में उल जलूल बातें की ना, अपना जो विचलित होने का प्रमाण दिया ना, उसके साथ ही एक यहाँ पर और बड़ा खेला हो गया। बिहार में प्रशांत किशोर चुनाव में आए मैदान में, वो लड़े, उनके खाते में हो सकता है कि 10, 15, 20 सीट जो भी आ जाए, मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के यदि 20-25 सीट भी मिलती है ना तो कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज उन्होंने घोषणा कर दी, और बड़ी स्पष्ट घोषणा कर दी कि मैं महागठबंधन के साथ हूँ, मैं महागठबंधन को समर्थन देता हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी घोषणा हुई, और इस घोषणा को सुनते ही मोदी और ये गुजराती गैंग और विचलित हो गई। चले हो जाने दीजिए, होती है, क्या कर सकते हैं। अब ओबीसी का बचा है, तो ओबीसी भी है ना, और किसी भी तरीके से महागठबंधन के साथ रहेंगे, नहीं भी रहेंगे तो अपने 5-6 साथियों विधायकों के साथ मिलकर सदन में तो बैठेंगे। उनके कुछ साथी हैं जो विधायक बन के बैठेंगे। तो यहाँ पर बिहार की जनता ने इस नाजी गुजराती गैंग के अहंकार को तोड़ दिया। यह अहंकार का तिमिर हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये जो मोदी जी ने आज जो औरंगाबाद में जो भी उल जलूल बातें की, पीएम पद की गरिमा के विपरीत जो उद्बोधन दिया ना, वो तो उनके लिए और कालिक बन गया, ये काल बन गया। अब तो जनता उनमें और विश्वास नहीं करेगी कि ये तो झूठ बोलते हैं, जुमले करते हैं, इवेंट बाज हैं। ये उनका सारा जितना भी नाटक था ना, सत्तावादी नाटक, वो सब समाप्त हो गया। ये आज की एक बहुत बड़ी प्रमुख घटना हुई, अब हमने आपके ये सबके सामने रख दी। अब दूसरी बात आते हैं, ये चुनाव आयोग। आखिरकार ये चुनाव आयोग है क्या? और ये तो इतना झूठ, इतना फरेब, इतना षड्यंत्रकारी निकला कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये जनता के लिए तो है ना, ये जो चूना लगाओ आयोग है, जनता इसको चूना लगाओ आयोग बोल रही है। इन्होंने SIR के नाम पर कितने नाटक किए, कि कहा कि हम ये है, वो है, हमने ये कर दिया, कि इतने यहाँ पर जो घुसपैठे थे उनको बाहर कर दिया, ये कर दिया, और बहुत झूठ बोले। यानी मोदी से ज़्यादा झूठ तो ये ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं। जनता ने SIR के सारे कच्चे चिट्ठियाँ रख दी है। और प्रथम मतदान चरण में कितने कितने नाटक हुए, उनको कुछ भी नहीं दिखा, कि जिसकी कोई सीमा नहीं। गोलियां चली, हमले हुए, नाटक हुए, और EVM से छेड़छाड़ हुई,
ईवीएम की अदला बदली हुई, ईवीएम की खराबी हुई और ईवीएम से फर्जी मतदान करते तक लोग पकड़े गए और उनके सारे वीडियो रील सामने आ गए, फिर भी ज्ञानेश कुमार को कुछ नहीं दिखा, वो धृतराष्ट्र हो गए। और इतना सब होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं औरंगाबाद में, ये हमारा चुनाव आयोग है, इसने कितना अच्छा मतदान कराया। अरे झूठ बोलने की भी सीमाएं होती है, झूठ की भी अपनी मर्यादाएं होती है। तो आप तो झूठ की मर्यादाएं भी सारी लांघ ली, अब कौन से झूठ के संसार में आप जियोगे। चुनाव आयोग के काले कारनामे तो देख लेते, और जो बिहार के मतदान के समय प्रथम चरण में जो जो घटनाएं होती हैं उनको तो जरा देख लेते। क्या आप पीएम हो तो आपको कुछ भी संज्ञान नहीं है? अरे बड़े विचित्र बात है। तो ये चुनाव आयोग है ना, अब ये भी संकट में आ गया, और इतना संकट में आ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो बिहार के जिन मतदाताओं के नाम काटे गए जिन्हें मतदान नहीं करने दिया गया, वो भी खुलेआम कह रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए किसी भी कीमत पर, और गिरफ्तार नहीं, रिमांड लिया जाए, रिमांड में भी 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए। और तो उनसे सारे कबूल है कि वो किस प्रकार इन्होंने यहाँ पर नाटक किए मतदाताओं के साथ। अरे भैया, तुमने घुसपैठियों की कहा तो कहाँ है घुसपैठी है, कहाँ गए? कोई घुसपैठिया ही नहीं मिला। तो फिर जब घुसपैठे नहीं थे तो SIR क्यों किया? और आपने कितने जो मतदाताओं के साथ छल कपट किया, धोखाधड़ी की, इसका भी तो जरा संज्ञान ले लेते हैं, पर कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हो सकता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ ना, उसको न्यायालय की का अपमान भी मान लिया जाए। समझते हैं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर 13वें न्यायाधीश की नियुक्ति होना, मनोनयन होना उनका, और जो वरीयता के क्रम में सूर्यकांत जी आ रहे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, आना चाहिए। परंतु सूर्यकांत जी की न्यायिक बात और न्यायिक जो लोकप्रियता की तो पोल खुल गई। अरे SIR पर तारीख पे तारीख दिए गए, आप निर्णय नहीं कर सके साक्ष्य के आधार पर, और जब मतदान हो गया उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे। आपके सामने इतने शख्स रखे, अरे क्या सब झूठ बोल रहे हैं? और ये सिर्फ चुनाव आयोग, झूठ आयोग और चुनाव लगाओ आयोग ही सच बोल रहा है। आपको न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय देना था। तो अब यहाँ पर दूसरी बात, गवई जी ने तो इनका नाम प्रपोज कर दिया, मगर नाजी सरकार ने है ना इनको दबाने के लिए ये एक नाटक किया कि सूर्यकांत जी को शायद हम 53वां CGI नहीं बनाएंगे। अब सूर्यकांत जी की हालत ख़राब हो गई, उनको भी झटका लगा कि अरे ये मैं ऐसा नहीं करूँगा ना तो मैं CGI पद पर नहीं बैठ सकूँगा। तो उन्होंने जो SIR के उस पर निर्णय पे फिर टाल दी और फिर तारीख दे दी, बढ़ा दी। अरे आपको निर्णय कर देना चाहिए, क्यों नहीं किया आपने? तो मतलब ये हमारे जो 53 में भावी न्यायाधीश बनने वाले थे ना सूर्यकांत जी, उनकी वरीयता पर भी संकट आ गया, और वो मेरा ख्याल है जहाँ तक वे शायद 53 में CGI नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कितना आरोप लगेंगे। क्या वे सब आरोप सही हैं? इसकी भी जांच होना चाहिए, और जांच कौन करेगा? अब तो ये CGI गवई जी को ही जांच करना पड़ेगी कि अरे इतने आरोप लगे हैं और हमने जो काले जमे रिपोर्ट दे दी, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें तो पता नहीं था कि सूर्यकांत जी के खिलाफ इतने आरोप हैं। चले हो गया, भूल सुधार हो सकती है। तब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार 53वां CGI कौन बनेगा? यह मामला भी बड़ा विचित्र है। तो ये भारत है ना, ये हमारी धरती है ना, बंध्या नहीं है। ये सपूतों को जन्म देती है, विभूतियों को जन्म देती है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक महिला न्यायमूर्ति हैं जिनका नाम है नागरत्ना जी।
वो हमेशा निष्पक्षता से न्याय देती रही है। उसके साथ साथ सामाजिकता और नैतिकता की भी बात करते रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ न्याय देना काफ़ी नहीं होता है, उस न्याय को जनता तक पहुंचाना और उसे मूर्त रूप देना भी न्यायालय का धर्म है। ये उसकी परीक्षा है और उसको उस परीक्षा में सफल होना चाहिए। और दूसरी बात, वह मातृशक्ति है। और तीसरी बात, आज तक न्याय हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला न्यायाधीश CJI नहीं बनी है। तो वरीयता क्रम में भी है और महिला भी हैं और न्यायिक निर्णय देने में भी सिद्धस्त हैं। तो वो 53वें CJI के रूप में उन्हें मनोनीत कर देना चाहिए, उनकी नियुक्ति हो जाना चाहिए। किंतु उनकी नियुक्ति के साथ भी एक पेच है कि वो सिर्फ 40 दिन के लिए CJI बनेगी, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कॉलेजियम को एक रिकमेंड करना चाहिए, एक अनुशंसा भेजना चाहिए कि किसी भी CJI का कार्यकाल 1 या 2 साल का तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। अब जब नागरत्ना जी यदि 53वें CJI बनती है ना, तो उनका कार्यकाल भी 40 दिन का नहीं, नियुक्ति के दिन से 1 वर्ष का होना चाहिए। ये भी जरूरी है परिवर्तन। अब देश में पूरी परिवर्तन की लहर चल रही है ना, तो न्यायपालिका में भी परिवर्तन होना चाहिए। अब ये कॉलेजियम है ना, कॉलेजियम को भी अपना चरित्र तो सुधारना पड़ेगा। अब तो जो CJI गवई जी 23 तारीख को निवृत्तमान हो जाएंगे ना, हमने तो मांग की थी कि इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, किंतु ये नाजी सरकार ऐसा कर नहीं सकती। ठीक है, 53वें CJI के रूप में महिला न्यायमूर्ति नागरत्ना जी का मनोनयन कर दिया जाना चाहिए। अब सूर्यकांत जी से हमारी कोई न पूर्वाग्रह न किसी प्रकार का वो नहीं है। जो उन्होंने जो न्याय क्षमता है ना, उसको टालने जैसी और आगे बढ़ाने की जैसी तारीख पे तारीख देने के चरित्र से हुआ। और SIR मामले में ये तारीख पे तारीख देना उनके लिए एक अवरोध खड़ा हो गया। ठीक है, अब जो भी होता है ना वो तो होगा। ये हमने कड़वी कड़वी बातें की है। अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, किंतु अब समय आ चुका है कि नए भारत में नई व्यवस्थाएं होगी, नई सरकार होगी। आज से संकेत मिल गया है। और हमारे जो नीतीश कुमार जी है ना, उन्होंने भी इस पर संकेत दे दिया, उन्होंने भी पलटी मार ही दी है। उन्होंने भी इस भाजपा को, इस धूर्त को इतनी बड़ी सबक सिखा दिया कि हद से ज़्यादा आज भाजपा कार्यालय में मोदी जी के होर्डिंग हटाए गए। बाहर भी लग गया, नीतीश कुमार का लग गया। तो अब नीतीश कुमार भी वहाँ गठबंधन के साथ हैं, प्रशांत किशोर भी गठबंधन के साथ हैं। OBC को भी अनिवार्य रूप से या किसी भी रूप में गठबंधन का समर्थन करना पड़ेगा। नहीं होगा तो वहाँ पर सदन में तो बैठेंगे ही, उनके भी जितने 5, 6, 7 जितने भी विधायक हों। तो यहाँ पर अब भारत में नई व्यवस्था होगी। भारत 2025 में फिर से एक नई आज़ादी महसूस करेगा। जो नाजी गुजराती गैंग ने भारत को गुलाम बनाने का, जनता को गुलाम बनाने का जो साथी षड्यंत्र रचा था ना, वो भी खत्म हो गया। अब 11 नवंबर को बिहार की जनता, अभी तो 64% का मतदान है, वह 68 और 70% का मतदान करेगी। और वो मतदान इस नाजी गैंग के खिलाफ होगा, महागठबंधन के पक्ष में होगा, प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों के पक्ष में होगा। यानी महागठबंधन की प्रचंड जीत होगी। ये हो गया, ये बिहार की जन क्रांति अब भारत में मूर्त रूप ले चुकी है। नायडू ने भी स्पष्ट कह दिया, समर्थन वापस ले लिया, नीतीश भी समर्थन नहीं देंगे। और जो इस गुजराती गैंग ने जो JDU के जो 3-4 जो चेहरे हैं ना, जिनको खरीद रखा के, जिन्हें अपना गुलाम बना रखा है, उनका भी महापतन शुरू हो गया। उसमें सबसे पहले नाम आता है ललन सिंह का।
रणन सिंह की भी अब स्थिति बहुत खराब होने वाली है, इतनी खराब होने वाली है कि हद से ज़्यादा। और इस महापरिवर्तन को देखते हुए जेडीयू के जो जितने भी सांसद थे ना, वो वापस केंद्रित हो गए। और अच्छी बात है, केंद्रित हो गए, और वो केंद्रित होकर अब नाजी गुजराती गैंग की सरकार को समर्थन नहीं देंगे। नीतीश ने भी ऐलान कर दिया, उधर नायडू ने ऐलान कर दिया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया, जनता तो एकदम आक्रामक भी हो गई है। चलिए ठीक है, और नए भारत का नया इतिहास बनेगा, भारत में नव सूर्य उदित होगा, इसके लिए गुजरात की जनता को हार्दिक हार्दिक बधाई, उसका स्वागत कि उसने इस भारत को गुलाम बनाने वाली, संविधान की हत्या करने वाली इस नाजी सरकार का अंतिम संस्कार करने का स्पष्ट संकेत दे दिया। हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।